सो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं डिस्कस करने के लिए 12th क्लास इंग्लिश मीडियम बैच का सॉल्यूशन चैप्टर, जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस। लेकिन शायद आप लोगों को याद होगा, हमने प्रीवियस जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का कॉन्सेप्ट दिया था। उसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने बता दिया था। ये जो ट्रॉपिक सॉल्यूशंस क्या होता है उसके बारे में भी आप लोगों को हमने डिस्कस किया था। सो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस डिस्कस करने से पहले आप लोगों को बता दें कि इसमें हम लोगों को आखिर पढ़ना क्या है। तो दो चार हम आप लोगों को क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अगर आप लोग इस क्वेश्चंस का आंसर देने में अगर एबल हैं आप लोग, तो आप लोग सोच के रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है मेरा कि जब भी हम लोग कोई पानी में ज़्यादा देर तक काम करते हैं अपने हाथों से, है ना, पानी में भीगा हुआ कोई कपड़ा धो रहे हैं या फिर कोई स्नान कर रहे हैं, ज़्यादा देर तक कर रहे हैं, तो हम लोग का जो हाथ जो होता है ना, वो हाथ का जो उंगली होता है वो देखते होंगे रिंकल्स टाइप का हो जाता है, सिकुड़ा सिकुड़ा टाइप का हो जाता है। हम लोग सोचते हैं ऐसा क्यों कि भाई ज़्यादा देर तक हम हाथ को पानी में डाल के रखें तो देखिए भाई सिकुड़ा सिकुड़ा पैर भी हो जाता है। तो ये कैसे होता है? दूसरा क्वेश्चन है कि जब हम लोग प्लांट्स में जब हम लोग वाटर देते हैं, है ना, जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, ट्रीज जो होते हैं, हम लोग पानी कहाँ पे डालते हैं? उसके रूट्स में डालते हैं, जड़ में डालते हैं। लेकिन वो पानी पूरे उसके स्टेम में, उसके लिप्स में, पत्तियों में सब अपने आप पहुँच जाती है। ये किसकी वजह से ऐसा होता है? थर्ड एग्जाम्पल है, मान लिया आपके पास लकड़ी का सूखा हुआ एक टुकड़ा है या डंडा है, बहुत सूखा हुआ है, और आपने क्या कि उसको पानी में डाल दिया। कुछ देर के बाद देखेंगे ना, वो लकड़ी धीरे धीरे फूल जाता है, उसके अंदर पानी जो इन कर जाता है। आप सोचेंगे कि भाई हमने तो लकड़ी पानी में सूखा डाला था, पानी उसके अंदर कैसे इन कर गया, किस प्रोसेस के द्वारा इन किया? तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम लोग अचार बनाते हैं या जैम वगैरह अगर हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें कुछ मीठा चीज़ मिक्स कर देते हैं या फिर है ना उसके चारों उसमें नमक मिला देते हैं, साल्ट मिला देते हैं। तो वो मीठा मिक्स कर देने से या फिर साल्ट मिक्स कर देने से आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो है जो पिकल्स या जैम जो है वो काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हमने आपको पूछे हैं उसका क्या आंसर होना चाहिए, आप लोग थोड़ा अपने दिमाग से भी, अपने माइंड से भी इसको सोचेंगे कि भाई इसका क्या आंसर होना चाहिए, इसको हम लोग कैसे आंसर कर सकते हैं। सो बहुत सारे आपके माइंड में क्वेश्चन जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं वो आता होगा कि आखिर ये घटना होती क्यों है ना। बहुत सारे इससे रिलेटेड बात है जो आपको देखने को मिलेगा। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा अगर आप जो हम कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं अगर इसको सही तरीके से आप समझें तो आप अगर रेडी हैं तो आप कॉपी पेन निकाल करके, है ना, तैयार हो जाइए। आई एम धर्मेंद्र और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला दृष्टि। सो बच्चों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का, दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस क्या होता है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो मान लिया हमने एक फिगर बनाया, देख लीजिए एक कंटेनर है और इस कंटेनर को हमने बीच से पार्टीशन कर दिया है इस तरीके से। देख लीजिए ये पार्टीशन जो है ना, एक झिल्ली लगा हुआ है, जाल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग, आप लोगों को मालूम होगा, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक ऐसा झिल्ली है जिसमें काफ़ी महीन महीन इसमें होल्स होते हैं, है ना, छिद्र होते हैं, और इतने महीन छिद्र होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इससे सॉल्वेंट का पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर सकता है, सॉलिड पार्टिकल्स इधर से उधर नहीं जा सकता है। क्योंकि सबको पता है कि सॉल्वेंट का जो पार्टिकल का साइज होता है वो सॉलिड से छोटा होता है, और छोटा होने की वजह से ही सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस मेम्ब्रेन्स के इधर से उधर मूवमेंट हो सकता है, सॉलिड का पार्टिकल्स इधर उधर मूव नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिख दे SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन जो होता है, ये जो एनिमल्स होते हैं उसके स्किन का बना होता है, जानवरों के चमड़ी का बना होता है। या ये तो भाई अब बोलेंगे कि सर ये पानी जो भी हम लोग एक्वा गार्ड में जो केंट वगैरह का जो एक्वा गार्ड आता है उसमें देखते हैं क्या कि पानी छानने का जो
तरीका होता है, तब उसमें कैसे हम लोग एनिमल्स के स्किन का तो यूज़ नहीं करेंगे। तो आर्टिफिशियली रूप से जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो तैयार किया जाता है फ्रेंड्स, ये बना होता है सेलुलोज एसीटेट का। हम आगे आपको इसको पॉइंट लिखा देंगे। सो ये सेलुलोज एसीटेट का बना होता है, इसमें काफ़ी महीन महीन होल्स होते हैं और उससे इतने महीन होल्स होते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, मतलब वाटर जो है इधर से उधर मूव कर सकता है। वाटर में अगर आप शुगर मिला देंगे या फिर साल्ट मिला देंगे तो उसका पार्टिकल्स इधर से उधर मूव नहीं हो सकता है। तो चलिए हमने क्या किया, इसको बीच में एक यहाँ पे देखिए इसको पार्टीशन कर दिया, बीच में यहाँ पे हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया है, जाल लगा दिया है। और इधर हमने एक सॉल्यूशन रखा है ना, देख लीजिए इधर एक सॉल्यूशन रखे हैं, इधर भी एक हमने सॉल्यूशन रखा है। दोनों अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन है। अलग अलग टाइप कहने का मतलब इधर जो भी सॉल्यूशन है वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इधर जो सॉल्यूशन हमने रखा है वो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्क सॉल्यूशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। सो दिस इज डाइल्यूट एंड दिस इज कॉन्क सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं जिसमें कि सॉल्वेंट का अमाउंट जो है ना वो ज़्यादा है सॉल्यूट के कंपेरिजन में, मतलब ज़्यादा। ऐसे भी तो सॉल्वेंट ज़्यादा होता ही है, बहुत यहाँ पे कंफ्यूज कर जाता है कि सर ज़्यादा, तो इसमें भी सॉल्वेंट तो हमेशा ज़्यादा रहता है। मेरे कहने का मतलब है इस इधर वाले जो सॉल्यूशन है उसके कंपेरिजन में इधर सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है। मेरे कहने का मतलब अगर इधर 1 लीटर वाटर में अगर 100 ग्राम सॉल्यूट है तो इधर 1 लीटर वाटर में इधर 200 ग्राम सॉल्यूट है। 1 लीटर पानी में इधर 200 ग्राम चीनी, 1 लीटर पानी में इधर 100 ग्राम चीनी। तो इधर चीनी का मात्रा कम है, पानी का मात्रा ज़्यादा है तो दोनों में सॉल्वेंट, ऐसे भी जानते हैं सॉल्वेंट तो हमेशा ज़्यादा होगा सॉल्यूट से, कोई भी सॉल्यूशन आप बनाते हैं तो। लेकिन यहाँ पे मेरे कहने का मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने बात की है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहने का मतलब हो गया कि इसके कंपैरिजन में यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है, मतलब ये पतला है और ये गाढ़ा है, सीधा सीधा ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन, दिस इज कॉन्क सॉल्यूशन। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। सबको मालूम है, हमने आपको बताया था कि जो सॉल्यूशन जितना ज़्यादा मतलब जो लिक्विड जितना ज़्यादा प्योर होता है उस लिक्विड का वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता है। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता है। लेकिन रॉल्स ने कहा था कि अगर आप किसी लिक्विड में कोई सॉल्यूट सब्सटेंस मिक्स करके अगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट सब्सटेंस आप उस सॉल्यूशन में मिलाते जाएंगे उसका वेपर प्रेशर उतना ही डिक्रीज करता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। और याद होगा इसी इवेंट्स को हमने नाम दिया था, आपको बताए थे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आप खुद यहाँ पे डिसाइड करेंगे। हमने बोला ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहने का मतलब इसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है ना, ये सॉल्यूट का अमाउंट कम है, इधर सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में ज़्यादा प्योर है। तो इसमें सॉल्यूट के अमाउंट कम होने की वजह से देखिए सॉल्यूट जितना कम रहेगा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा रहेगा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। इधर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर है ना कम होगा। तो मेरे कहने का मतलब इधर का वेपर प्रेशर ज़्यादा, इधर का वेपर प्रेशर कम, प्रेशर ज़्यादा प्रेशर कम। सबको मालूम है कि अगर इधर प्रेशर ज़्यादा होगा और इधर का प्रेशर कम होगा और यहाँ बीच बीच में देख रहे हैं कि ये जो है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा महीन महीन होल्स बने हुए हैं, छिद्र बने हुए हैं। तो जब इधर से प्रेशर जब लगेगा तो सॉल्वेंट का जो पार्टिकल्स है, सॉल्यूट नहीं याद रखना, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स कहने का मतलब है अगर इसमें वाटर है तो वाटर, शुगर नहीं। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अपने आप ऐसा नहीं कि इधर से हम कुछ प्रेशर वगैरह लगा रहे हैं, अपने आप क्या होता है कि धीरे धीरे जो है ना इस डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्क सॉल्यूशन की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल मूव्स फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्क सॉल्यूशन, तो आपको लगता है कि भाई डाइल्यूट टू कॉन्क क्यों, कॉन्क टू डाइल्यूट क्यों नहीं। इसलिए हमने इसको डिटेल डिस्कशन कर दिया है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, सबको मालूम है। हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि इसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है, सॉल्यूट का अमाउंट जितना कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा इसके कंपेरिजन में। यहाँ हमने ज़्यादा सॉल्यूट मिला दिया, देखिए कॉन्क हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, गाढ़ा हो गया,
और सॉल्यूशन जितना ज़्यादा गाढ़ा होता चला जाएगा उसका वेपर प्रेशर उतना कम होता चला जाएगा। तो इधर का वेपर प्रेशर कम है, इधर का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है ना, ये जो इधर देखिए एरो जो हमने दिखा है ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण और कॉन्क सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होने के कारण जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो अपने आप डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्क सॉल्यूशन की तरफ मूव करना शुरू कर गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के। तो यह जो अपने आप इवेंट से स्टार्ट हो गया, इसी इवेंट्स को, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑस्मोसिस। क्या नाम देते हैं? ऑस्मोसिस। तो अब आप इजी वे में समझ जाएंगे ऑस्मोसिस क्या है। तो हम इसको डिफाइन कर दें, the process in which solvent particles move from dilute solution to conc solution, through सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। याद रखना इसको, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में SPM बोलते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो फिगर जब आप बनाएंगे तो इसमें एक कंटेनर आपको ले लेना है। इस कंटेनर में एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन रखेंगे, दूसरे साइड में कॉन्क सॉल्यूशन रखेंगे, और ये जो बीच से हमने जिसको पार्टीशन किया है, घेरा है, वो किसके द्वारा घेरा हुआ है? इसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स में काफ़ी महीन होल्स होने के कारण जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्क सॉल्यूशन की तरफ मूव करना शुरू कर गया अपने आप स्पॉन्टेनियसली। दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव्स स्पॉन्टेनियसली का मतलब हो गया अपने आप से होता है, स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन to conc solution through semi permeable membrane is called osmosis। तो osmosis वैसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट का पार्टिकल्स डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्क सॉल्यूशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर अपने आप मूव करना शुरू कर देता है। तो इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमने डिफ्यूजन में भी तो यही चीज़ पढ़ा था। डिफ्यूजन नाम सुने होंगे। डिफ्यूजन भी एक ऐसा प्रोसेस है, समझ लीजिए, एग्जाम में भी पूछ देता कभी कभी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है? क्योंकि डिफ्यूजन में भी पार्टिकल्स अपने आप ही मूव करता है ना। डिफ्यूजन समझ रहे हैं, जैसे गैस है, गैस के सिलेंडर को आप खोल दीजिए तो देखते हैं गैस पूरे रूम में फैल जाता है। उसमें भी हम लोग को फैलाना नहीं पड़ता है, गैस अपने आप इधर से उधर भागना शुरू कर देता है। तो उसको हम लोग नाम दिया था डिफ्यूजन। तो फिर आखिर अंतर क्या है भाई दोनों में? डिफ्यूजन में भी पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ऑस्मोसिस में भी देखिए पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह अपने आप मूव कर रहा है। बट द मेन डिफरेंस इज दैट इन ऑस्मोसिस सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्क सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑस्मोसिस। कहीं भी हमारे बॉडी के अंदर भी अगर ऑस्मोसिस होता है, हमने अभी आपको बताया था कि जब हम लोग खाना खाते हैं, है ना, भोजन करते हैं, तो जब हम लोग ज़्यादा नमकीन चीज़ खाने लगते हैं तो देखते हैं बहुत जल्दी प्यास लग जाती है। क्यों जल्दी प्यास लग जाती है? और जब हम लोग पानी पीते हैं तब जा करके फिर जो है ना माइंड मेरा हम लोगों का स्थिर हो जाता है। लेकिन जब प्यास लगता है तो हम एकदम छटपटाहट हो जाती है कि भाई कहीं से जल्दी से पानी मिल जाए। क्यों? नमकीन चीज़ जब ज़्यादा हमने खाना शुरू कर दिया तो जल्दी प्यास क्यों लगता है? मीठा चीज़ अब ज़्यादा खाएंगे ना तो बहुत जल्दी प्यास लगेगा, नमकीन चीज़ खाएंगे तो बहुत जल्दी प्यास लगती है। क्यों? अब इसका कारण आप खुद सोच सकते हैं क्यों ऐसा होता है। क्योंकि जब हम लोग साल्टी चीज़ या फिर कोई स्वीटेस्ट चीज़ जब हम लोग ज़्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो बॉडी के अंदर है ना वो कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो ज़्यादा होने लगता है, कॉन्क होने लगता है, और उसको डाइल्यूट करने के लिए जो है ना वाटर को लेना ज़रूरी हो जाता है।
अब देखिए हमने क्या बोला, तो ये आप चीज़ आपको समझ में आ गया हो कि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। कोई भी आपसे पूछे कि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में डिफरेंस बताओ तो हम लोग जल्दी से बताएंगे। इन डिफ्यूजन particles also moves from one position to another position spontaneously, but in osmosis particles move from one position to another position through semi permeable membrane। ये होना बहुत जरूरी है। तो जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के अगर एक जगह से दूसरे जगह पार्टिकल्स मूव करता है सॉल्वेंट का या कोई किसी भी चीज़ का, तब हम लोग उसको ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। डिफ्यूजन में कहीं कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जिक्र नहीं होना है। इसमें कहीं भी अगर कोई पार्टिकल्स मूव कर रहा है, जैसे पानी अगर एक जगह से दूसरी जगह बह रहा है, डिफ्यूजन कहलाएगा, है ना। गैस का पार्टिकल्स अगर एक से दूसरी जगह अगर जा रहा है तो डिफ्यूजन कहलाएगा। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम ऑस्मोसिस को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है बताओ, सॉल्यूट का पार्टिकल्स मूव कर रहा है कि सॉल्वेंट का? सबको मालूम है, अभी जस्ट बताया सॉल्वेंट का पार्टिकल्स मूव कर रहा है। अब खुद बताएंगे, बताओ इधर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम था कि ज़्यादा, मतलब इधर पानी कम था कि ज़्यादा? ज़्यादा। इधर पानी की मात्रा कम थी, वाटर इधर ज़्यादा था, इधर वाटर कम था। तो क्या देखे, जिधर वाटर कम था वाटर उधर ही जाना शुरू कर दिया। मतलब जिधर वाटर का हाई कंसंट्रेशन है और जिधर वाटर का लो कंसंट्रेशन है उधर हाई से लो की तरफ मूव करना शुरू करता है। तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस थ्रू विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब इस सॉल्वेंट पार्टिकल्स के लिए स्पेशली है, मतलब अगर जो हम बताएं हैं उससे नहीं अगर बोलना है आपको डिफिनेशन, तो आप सॉल्वेंट के थ्रू भी आप डिफाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन हो जाए। देखिए यहाँ पे पानी का अमाउंट ज़्यादा है, इधर पानी का अमाउंट कम है, और पानी क्या है, सॉल्वेंट है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब पानी का कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो हम लोग जो क्या बोले, जो एग्जांपल दिए थे कि हम लोग जब साल्टी चीज़ जब खाते हैं, मीठा चीज़ जब खाते हैं तो बहुत जल्दी पानी पीने का मन करने लगता है, इसलिए कि जब हम लोग खाने लगते हैं ना तो हम लोग का जो गला है या जो मुंह है उसमें साल्ट का अमाउंट बढ़ने की वजह से, मीठा चीज़ का अमाउंट बढ़ने की वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे क्या होता है, वाटर का कम हो जाता है। कौन को होने लगता है, पानी की मात्रा कम होने लगती है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट ज़्यादा घुलने लगता है। तो क्या होने लगता है, जैसे सॉल्यूट का अमाउंट कम होने लगता है ना, सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होने लगता है, सॉल्वेंट का अमाउंट कम होने लगता है, तो हम लोग को पानी पीने की इच्छा करने लगता है। और जब हम लोग पानी पीते हैं तब जा करके फिर वहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि हाई से लो की तरफ मूव करना शुरू किया। तो वही चीज़ यहाँ पे, मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको अगर आप सोचे, बैठ करके आराम से 2 मिनट सोचेंगे तो आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी वे में समझ में आ जाएगा। और ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों के जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो चलिए आप लोगों को ऑस्मोसिस समझ में आ गया। तो ऑस्मोसिस जब समझ में आ गया तो एक चीज़ हमको यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे हम एक बात लिख देते हैं यहाँ पे, मतलब इसको ध्यान में रखना है। ऑस्मोसिस के प्रोसेस में, है ना, बोलिए कौन किसका पार्टिकल्स मूव करता है? ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, याद रखना है। इन द प्रोसेस ऑफ osmosis, in the process of osmosis only solvent particles moves, only solvent particles move, है ना, only solvent particles move, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का पार्टिकल मूव करेगा। दूसरी बात, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ का बना होता है? हमने बोला कि आर्टिफिशियली अगर हम लोग इसको बनाते हैं कृत्रिम तरीके से, तो किस चीज़ का बना होता है? ये भी पूछ देता है कभी कभी, लिख देते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज मेड बाय सेलुलोज एसीटेट। जनरली सेलुलोज एसीटेट का ये बना होता है। और ऐसे हम लोग जानवर के जो स्किन होता है उससे भी बना सकते हैं, उसमें भी महीन महीन होल्स होते हैं। तो ऐसे 2 पॉइंट्स जो है उसको ध्यान में रखना है कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है। अब चलिए, जब ऑस्मोसिस आप लोगों को समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर जो हमने आपको शुरू में पूछा था, आप खुद बैठ करके सोचेंगे तो आपको सब का आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा।
तो चलिए, जब ऑस्मोसिस समझ में आ गया तो अब जरा हम लोग बात करते हैं, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर जरा सा इसको समझेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको इजी वे में। अब देखिए जी, हमने बोला कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, कॉन्क सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। क्यों? इसलिए कि ये गाढ़ा है और ये पतला है। गाढ़ा पतला कहने का मतलब हो गया कि इसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट का अमाउंट कम है इसके कंपेरिजन में। मतलब इधर पानी ज़्यादा, इधर पानी कम है। अब जब जरा बताएंगे, जब ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो पानी जो देख रहे हैं, वाटर जो देख रहे हैं, वो इधर से इधर जाना शुरू कर गया। मतलब धीरे धीरे इधर वाटर का अमाउंट बढ़ने लगेगा और इधर वाटर का अमाउंट घटने लगेगा। जब इधर वाटर का अमाउंट बढ़ने लगेगा तो ये कॉन्क जो सोल्यूशन है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे ये डाइल्यूट होता जाएगा उसका वेपर प्रेशर बढ़ने लगेगा, क्योंकि हम बताए हैं कि डाइल्यूट सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो कॉन्क से डाइल्यूट जैसे जैसे होने लगेगा इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करने लगेगा। तो जब वेपर प्रेशर इंक्रीज करने लगेगा तो हमको पता कैसे चलेगा भाई? तो ऐसा करते हैं, उसको पता लगाने के लिए इसके ऊपर से हम एक पिस्टन लगा देते हैं, एकदम बिल्कुल स्मूथ पिस्टन, चिकना, क्योंकि पिस्टन अगर थोड़ा सा ऊपर खिसकेगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो फिर से समझिएगा, जब ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, व्हेन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस स्टार्टेड, देन द सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्क। Due to this, in the Kong solution, amount of solvent particles increases, and now this part becomes dilute. ये पार्ट जो है धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगता है। Due to this, the vapor pressure, जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करना शुरू कर देता है। और जब वेपर प्रेशर इंक्रीज करने लगेगा तो हम लोग को पता कैसे चलेगा? तो वेपर प्रेशर इंक्रीज माने बढ़ने की वजह से जो पिस्टन हमने लगाया है ये पिस्टन ऊपर की ओर खिसकने लगता है धीरे धीरे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, जो पिस्टन ऊपर की ओर खिसक रहा था उसको ऊपर से दबा दिए, ऊपर से प्रेस कर दिए। मतलब हमने ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया, एक्सटर्नल प्रेशर। अब एक्सटर्नल प्रेशर जब लगाए तो देखते क्या है कि कुछ देर के बाद ये प्रोसेस, ऑस्मोसिस का प्रेशर चला, और जब हम पिस्टन को चूंकि ऊपर जाने दे ही नहीं रहे हैं तो भाई इसका स्पेस तो बढ़ेगा नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ करके जितना बढ़ना रहेगा है ना उतना बढ़ जाएगा। उसके बाद जो है ना ये सॉल्वेंट का जो पार्टिकल्स है ना वो इधर से उधर मूव करना बंद कर देगा। और जैसे ही सॉल्वेंट का पार्टिकल्स इधर से उधर मूव करना बंद कर दिया, रुक गया, तो हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब है कि इधर का वेपर प्रेशर और इधर का वेपर प्रेशर बराबर हो गया है, इक्वल हो गया है ना। तो दोनों के वेपर प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए, बराबर करने के लिए जितना ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ा, दबा करके रखना पड़ा, इसी एक्सटर्नल प्रेशर का नाम ही क्या है बताओ? ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आ गई? तो इसको हम कैसे बोलेंगे? कोई पूछेगा व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे नीचे में लिख रहे हैं द एक्सटर्नल प्रेशर, द एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड, द एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू ओवरकम the vapor pressure of, so ओवरकम की जगह इक्वलाइज लिख दीजिए, टू इक्वलाइज द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट solution, vapor pressure of dilute solution to the vapor pressure of Kong solution, vapor pressure of dilute solution to the vapor pressure of Kong solution। ये दोनों के वेपर प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए ऊपर से जितना भी एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है, रिक्वायर्ड होता है, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको डिनोट किससे करते हैं? लिख देते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय, ये चूंकि वो सब प्रेशर से अलग है इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय
पाई, इसको हम लोग जनरली पाई से डिनोट करते हैं। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज जनरली डिनोटेड बाई पाई। कितना समझ में आ गया आपको? मतलब किसी भी कंटेनर में डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्क सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए जितना बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सब आप लोगों को देख लिए है ना। अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो अपना देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के उसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं कि भाई इसको डिनोट हम लोग किससे करते हैं? पाई से। जब पाई से इसको डिनोट करते हैं तो इससे रिलेटेड रॉल्स ने क्या कहा, तो बगल में हम यहाँ पे देखिए फिगर बना देते हैं, फिर उसी तरीके का आपको समझ में आ जाएगा कि भाई रॉल्स ने क्या कहा। रॉल्स ने कहा ये डाइल्यूट है, इधर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इधर कॉन्क सॉल्यूशन है। रॉल्स ने कहा कि इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, इधर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा सॉल्वेंट पार्टिकल उतना तेज़ी से मूव करेगा, और सॉल्वेंट पार्टिकल जितना तेज़ी से मूव करेगा इसका वेपर प्रेशर उतना तेज़ी से बढ़ेगा, और इसका वेपर प्रेशर जितना तेज़ी से बढ़ेगा उसको रोकने के लिए ऊपर से उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। मतलब ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है उसी को हम लोग पाई बोलते हैं। तो क्या देख रहे हैं, हमने बढ़ाया इसका कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन हमको बढ़ाना पड़ गया एक्सटर्नल प्रेशर। क्यों? फिर से देखिए, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करेगा, पार्टिकल्स सॉल्वेंट का पार्टिकल जब तेज़ी से मूव करेगा तो इसका वेपर प्रेशर तेज़ी से बढ़ेगा, और जब वेपर प्रेशर तेज़ी से बढ़ेगा तो उसको रोकने के लिए ऊपर से प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, या रॉल्स लॉ अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं, या इस पर जो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जो किया गया वन टॉप के द्वारा किया गया। वन टॉप नाम के साइंटिस्ट ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, और जिस तरह से न्यूटन्स ने फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ दिया था उसी तरीके से वन टॉप ने इस पर 3 लॉ दिया, वन टॉप फर्स्ट लॉ, वन टॉप सेकेंड लॉ, वन टॉप थर्ड लॉ। लेकिन हम सबको एक साथ मिक्स करके ही बोल देंगे, अलग अलग है ना, उसको इक्वेशंस के रूप में दिखाने से अच्छा है कि जो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ जो उन्होंने कहा यहाँ पर लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू वन टॉप्स लॉ, according to Van Top's law, the osmotic pressure of a solution, osmotic pressure of a solution is directly proportional to its concentration, directly proportional to its concentration and temperature, directly proportional to its concentration and temperature। मतलब अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाना है तो या तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दीजिए, तब आपको ऊपर से प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, या तो इसको टेम्परेचर गर्म कर दीजिए। गर्म करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा ना, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो ऊपर से दाब ज़्यादा लगाना पड़ेगा, प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। तो आप दोनों में से कुछ भी करेंगे ना, तो आपको टेम्परेचर बढ़ा दीजिए या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दीजिए, तो आपको जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू बढ़ाना ही पड़ेगा। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। मतलब सी का वैल्यू बढ़ाएंगे तो पाई का वैल्यू भी बढ़ाना पड़ेगा, या पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। कॉन्सेंट्रेशन नहीं तो टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, या इसको इक्वलाइज करेंगे, इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो इसको लिख देंगे पाई इक्वल टू सी आर टी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, जहाँ आर क्या है, वेयर आर इज अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड सॉल्यूशन कांस्टेंट। जिस तरीके से गैसेस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, आर का वैल्यू 0.082 होता है। अगर एनर्जी के फॉर्म में देना है तो 8.31 जूल है ना पर केल्विन पर मोल होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी आर का वैल्यू हम लोग 0.082 रखेंगे। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। पाई तो समझ में आ रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी क्या है कॉन्सेंट्रेशन, और टी है टेम्परेचर। तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आपको कॉन्सेंट्रेशन दे देगा और बोलेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, या मान ली कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में नहीं लिखना है तो आप दूसरे तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू सी क्या है कॉन्सेंट्रेशन, और अगर कॉन्सेंट्रेशन मोल के फॉर्म में दिया हुआ है, मोलरिटी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मोलरिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स बाई वॉल्यूम। तो मोल्स हो गया N, वॉल्यूम हो गया V R T।
या v को इधर करेंगे तो हो जाएगा पाई v इक्वल टू nRT. So this formula is also important, this is also important. If the solution is given in the form of directly in the form of molarity, then we can use this formula. But if formula is not given in the form of molarity, then we can use this formula. By help of this formula, we can calculate the number of moles, its volume separately, and we use by using this formula we can calculate the value of osmotic pressure. So ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और इसकी हेल्प से देखिए ज़्यादातर चांस रहता है कि क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादातर एग्ज़ाम बोर्ड के एग्ज़ाम में हमेशा आते रहता है। और वो कौन सा क्वेश्चन है, चलिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे इससे रिलेटेड। चलिए इसको नोट अगर करना है तो कर लीजिए, ये दो फार्मूला आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप इसको नोट कर लेंगे। तो चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड हमने फार्मूला भी बता दिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है। अब एक इस पर न्यूमेरिकल कर लेंगे तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन। कहता है फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर, फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए 5% यूरिया सॉल्यूशन, 5% यूरिया सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। बस छोटा सा एक क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% यूरिया सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 5% यूरिया सॉल्यूशन का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। बस सिंपल सा बात है, एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड हो सकता है ऐसे भी पूछ दे। फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 18% ग्लूकोज सॉल्यूशन। 5% यूरिया सॉल्यूशन की जगह कुछ भी दूसरा दे देगा, 18% ग्लूकोज सॉल्यूशन, 36% सुक्रोज सॉल्यूशन, किसी भी तरह का चीज़ यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि भाई मेरे पास तो एक ही फार्मूला अभी बताया, पाई भी इक्वल टू nRT, उसी फार्मूला को यूज़ करके बनाना है। तो ऐसा करते हैं क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। सबसे बड़ा चीज़ ये यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है और वो परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप इसको एक लाइन में समझ जाएंगे। ये जो परसेंटेज है, बहुत लोग इसको समझ जाता है कि 100 ग्राम में 5 ग्राम है, नहीं, ये जो दिया हुआ वैल्यू रहता है मास बाई वॉल्यूम के फॉर्म में है, मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन, इसका हम कर देते हैं, है ना। 5% यूरिया सॉल्यूशन मीन्स 5% यूरिया solution means 5 gram यूरिया is present, 5 gram यूरिया is present in 100 ml। यहीं पे मिस्टेक हो जाता है किसी से तो फिर क्वेश्चन नहीं बन। 5 ग्राम यूरिया 100 ml सॉल्यूशन में मौजूद है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको जो नहीं समझे फिर ये क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। तो जब भी कहीं पे जैसे मान लिया 18% ग्लूकोज दे देता तो हम लोग सीधे समझते 18 ग्राम ग्लूकोज 100 ml सॉल्यूशन में घुला हुआ। ऐसा नहीं कि 5 ग्राम 100 ग्राम में, नहीं, बेट बाई बेट नहीं, बेट बाई वॉल्यूम है, मास बाई वॉल्यूम है। तो एक रहेगा मास के फॉर्म में, दूसरा रहेगा वॉल्यूम के फॉर्म में। अब हमको समझ में आ गया कि भाई जब ये एक मास है वॉल्यूम है तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, लिख देंगे नंबर ऑफ, पहले मोल्स निकाल देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला सबको मालूम है, NH2CO NH2, है ना। मोल्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास हो गया 5, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सबको मालूम है, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60। आप निकाल के देख लेंगे, ये सब सामने में लिखा हुआ है। नाइट्रोजन का 14 होता है, इसका 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 60, सबको ऐड करेंगे 16 आ जाएगा। ये हो जाएगा 12, यानी कि n का वैल्यू, ये n का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे लिख देते हैं, ये n का वैल्यू निकल गया कितना, 1/12। चलिए वॉल्यूम दिया हुआ है जी, वॉल्यूम देखिए कितना दिया हुआ है, 100 ml, यानी भी दिया हुआ है ये वॉल्यूम, यानी कि भी दिया हुआ है 100 ml। इसको लीटर में चेंज कर देते हैं, सो 100/1000 हो जाएगा, 1/10 लीटर हो गया। देख लीजिए, तो n पता हो गया, भी पता हो गया। टेम्परेचर कितना दिया हुआ देख लीजिए, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है ना। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब हुआ 273 केल्विन।
तो चलिए एन पता, भी पता, टी पता, फार्मूला लगाते हैं पाई भी इक्वल टू एन आर टी, पाई भी इक्वल टू एन आर टी। पाई का वैल्यू तो निकालना ही है, भी का वैल्यू देख लीजिए वहाँ से 1/10 है, इक्वल टू एन का वैल्यू है एन हो गया 1/12 इंटू आर का वैल्यू 0.082 और टेम्परेचर दिया हुआ है 273 केल्विन। 10 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा पाई इक्वल टू 10 उधर कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.82 इंटू 273 बाई ये हो गया 12। जब इसको डिवाइड करेंगे है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 18.65 ATM। करके देख लीजिएगा, मेरा कैलकुलेशन किया हुआ है 18.65 ATM। और ये क्वेश्चन इतना बार एग्ज़ाम में आ चुका है कि ऐसा ही ये आपको याद हो जाएगा कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर 18.65 ATM देता है। तो मेरे कहने का मतलब इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप उसको इजी वे में इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया क्वेश्चन? जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दे, सबसे बड़ा यहाँ पे मिस्टेक होता है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसलिए जहाँ पे डाउट होगा उस पर देख लीजिएगा। जब भी 18% रहेगा तो 18 ग्राम 100 ml में लिखना है, तो यहाँ 5% था तो 5 ग्राम 100 ml में, 5 ग्राम दे दिया तो मोल निकाल दिए, वॉल्यूम दे दिया 100 तो यहाँ से भी निकाल दिए, टेम्परेचर दिया हुआ है, फार्मूला लगा दिए पाई भी इक्वल टू एनआरटी, इसी फार्मूला का यूज़ करके हमने पाई का वैल्यू निकाल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड और भी कई तरह का क्वेश्चन आता है इसी फार्मूला से रिलेटेड, तो बस आप ध्यान में रखेंगे कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसके बाद हम एक और चीज़ डिस्कस कर देते हैं। चलिए तो इसको डिस्कस कर देते हैं, एक और चीज़ जिसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके बाद एक बच गया रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस नाम से ही क्लियर है। अब बहुत सारी चीज़ों पे लिखे हुए देखते होंगे, जितने भी एक्वागार्ड मशीन होते हैं है ना, पानी शुद्ध करने वाले जो मशीन होते हैं, सब पे लिखा होता है केंट RO, एक्वागार्ड RO, जिस कंपनी का होता है, लेकिन नीचे में RO लिखा हुआ होता है। सो RO का मतलब हुआ रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि उस मशीन्स के अंदर जो पानी जो साफ़ हो रहा है, साफ पानी का जो सफाई हो रहा है, वो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है। हम लोग समझेंगे कि भाई रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होता क्या है। जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तब हम लोग को उसका भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा कि आखिर मशीन के अंदर कैसे पानी साफ़ होता है। तो चलिए यहाँ पे समझ में आपको आ जाएगा इजी वे में। अभी हमने आपको फिगर बनाया था, याद होगा, देख लिए थे। ये मान लिया प्रोसेस, ये कंटेनर है और ये बीच में हमने पार्टीशन किया था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और क्या देख रहे थे, इधर था सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन, इधर था कॉन्क सॉल्यूशन है ना, और इधर से इधर पार्टिकल्स मूव कर रहा था। इधर से हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया था ताकि दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए। अब समझिएगा जरा सा बात को, जब दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया, इसका और इसका, तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस बोलो चलेगा या स्टॉप कर जाएगा? स्टॉप कर जाएगा, क्योंकि जब दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल ही हो जाएगा तो ना सॉल्वेंट का पार्टिकल्स इधर से इधर जाएगा, मतलब ना डाइल्यूट से कॉन्क में जाएगा, ना कॉन्क से डाइल्यूट में जाएगा। इतना ज़्यादा हमने इस पर प्रेशर लगा दिया कि दोनों एकदम बराबर हो गया। अब क्या हुआ कि जब दोनों जब बराबर हो गए, उसके बाद हम ऊपर से इसको प्रेस करना शुरू किए। अब खुद बताइए, जब ऊपर से इसको प्रेस करना शुरू करेंगे तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा इधर का, और जब इधर का प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो पानी जो है ना, वाटर जो है वो इधर से इधर भागना शुरू कर गया। ऊपर से प्रेस करना शुरू किए तब। इसका मतलब है कि जब तक हम प्रेस नहीं करेंगे तब तक सॉल्वेंट का पार्टिकल इधर से इधर नहीं जा सकता है। तो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था कि सॉल्वेंट का पार्टिकल डाइल्यूट से कॉन्क में अपने आप जा रहा था, है ना, अपने आप मूव कर रहा था। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में ये प्रोसेस अपने आप नहीं होगा, उसको ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो जिस एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से सॉल्वेंट का पार्टिकल्स कॉन्क सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ अगर मूव करना शुरू कर देता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको डिफाइंड अगर करना है तो हम ऐसे लिख देते हैं, नाम ही है ऑस्मोसिस का उल्टा, द प्रोसेस in which solvent particles move from
मूव फ्रॉम कॉन्क सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्क सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन किसके थ्रू, यहाँ भी वही है, थ्रू सेमी, लिख देते पूरा नाम इस बार, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस जस्ट है ना, ऑस्मोसिस का अपोजिट होता है, उसमें डाइल्यूट से कॉन्क की तरफ मूव करता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस में कॉन्क से डाइल्यूट, याद रखना है। वैसा प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट का पार्टिकल कॉन्क सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर मूव करना शुरू कर देता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और यही रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा जितना भी एक्वागार्ड के द्वारा पानी का जो सप्लाई हो, मतलब उसका जो प्यूरिफिकेशन होता है, वो इसी प्रोसेस के द्वारा होता है। तो आप लिख लीजिएगा, हम मिटा दिए है ना, द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम कॉन्क सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसको भी डेफिनेशन अगर नोट करना है तो नोट कर लेंगे आप। अब जरा सा हम आपको बता दें कि ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड 2-3 बस 1 मिनट का और देख लेंगे बात। इसमें 3 वर्ड यूज़ होता है। एक तो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये 3 वर्ड यहाँ पे यूज़ होगा, तीनों को हम शॉर्ट में समझा देते हैं। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। मान लिया आप कोई सॉल्यूशन लिए हैं, इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और आपके पास एक दूसरा सॉल्यूशन और है। दिस इज़ फर्स्ट सॉल्यूशन है ना, एंड दिस इज सेकेंड सॉल्यूशन। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फर्स्ट पे, जिस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मतलब जो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन में है, दिस इज अंडर ऑब्जर्वेशन बिकॉज वी आर है ना डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन दिस सॉल्यूशन। और मेरे पास एक और सॉल्यूशन रखा हुआ है। हमने दोनों पे एक्सपेरिमेंट क्या किया कि जो जिस सॉल्यूशन पे हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, हमने चेक किया कि अगर इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, याद रखना है ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, किसी भी वजह से अगर ये दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाता है, चाहे वो मान लीजिए वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है और ये वाटर और साल्ट का सॉल्यूशन है, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही जैसा सॉल्यूशन है, ये पानी और नमक है, ये पानी और चीनी है। तो अगर किसी कारण से दोनों का अगर वेपर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल हो जाता है, तो इस दोनों सॉल्यूशंस को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं। याद रहेगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन द टाइप ऑफ सॉल्यूशन है ना विच ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द अदर सॉल्यूशन, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर अदर सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक। दूसरा हाइपरटोनिक, नाम ही हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, मतलब अगर किसी सॉल्यूशन का इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज हायर देन द सेकंड सॉल्यूशन, अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशंस के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा है, तो वैसे सॉल्यूशंस को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक का मतलब होता है कम। अगर किसी वेपर है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं if the osmotic pressure of first solution is lower than the other solution, if the osmotic pressure of the solution is lower than the other solution, किसी दूसरे solution के कंपैरिजन में, then it is called hypotonic solution। तो इस तरह से आइसोटोनिक का मतलब इक्वल, हाइपरटोनिक का मतलब ज़्यादा है ना ग्रेटर, और हाइपोटोनिक का मतलब लेस। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसको लिखना है तो लिख सकते हैं आप the solution which osmotic pressure is equal to the other solution is called
isotonic solution is called isotonic solution. It's called isotonic solution. तो इस तरीके से जहाँ पे हमने इक्वल कर दिया वहाँ पे ग्रेटर कर दिया, हायर कर दीजिए, एक में लोअर कर देना है, तो तीनों का डेफिनेशन इजी वे में हम समझ सकते हैं. तब हमको लग रहा है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, और ये तीनों टर्म्स का मतलब क्या होता है. अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो इससे रिलेटेड आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर जो इसके रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उसको आप सॉल्व करेंगे. किसी तरह का कोई डाउट होगा तो हमको ज़रूर कमेंट में बताएंगे, या कहीं पे भी किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो ज़रूर कमेंट करेंगे. चलिए, थैंक यू.